नमस्कार, मैं हूं कुमार सौवेर और आप देख रहे हैं दौलती। आज का मकसद और विषय है चरण स्पर्श, यानी पैलगी, गोड़ छुई, पांव छुई, जैसे हमारे सनातन परंपरा है आस्थाओं के और आदर के। न तो घनी अंधेरी रात बुरी होती है और न ही दिन का उजाला। दरअसल यह एक घटना मात्र होता है जिसमें अर्थ या अनर्थ, ठीक गलत या अच्छा बुरा खोजना कोई बहुत समझदारी की बात नहीं होती। कम से कम चरण स्पर्श की परंपरा को लेकर के देखें तो खास तौर पर शिक्षा केंद्रों में गुरुओं और वरिष्ठों का चरण स्पर्श करने का अनुष्ठान दरअसल विद्यार्थी यानी छात्रों में अहंकार को तोड़कर उनको मृदु और सरल बनाना होता है। हालांकि ऐसे ही अनुष्ठान आजकल के कॉलेजों में रैगिंग के तौर पर प्रचलित हैं, जहां दमन, मारपीट, हिंसा, अराजकता और अपशब्दों का, गालियों का प्रचुर इस्तेमाल होता है। इसलिए यह प्रथा हमेशा से ही क्रूरता के नए आयामों से लिथड़ी होने के चलते इसमें नवोदित विद्यार्थियों को प्रताड़ित करने और इस तरह स्वयं को अहंकारी बनाने का हठ शामिल होता है। इस प्रक्रिया में छात्रों में मानसिक दास्ता और उत्पीड़नजनक हताशा की भावनाएं भी शामिल होती हैं। विद्यार्थी ऐसी हालत में या तो आक्रामक हो जाता है या फिर हताशा या अवसाद यानी डिप्रेशन तक पहुंच जाता है। कभी मौत भी हो सकती है। इसलिए इस तरह की क्रूर परंपराओं को समाज ही नहीं बल्कि कानून ने भी अवैध और जघन्य अपराध के तौर पर पहचाना है। जबकि चरण स्पर्श में विद्यालय के अराजक तत्वों को खारिज कर दिया जाता है और विद्यालय में परंपरा, संस्कार और समर्पण की भावनाएं प्रवाहित कर दी जाती हैं, जिनका मकसद छात्रों में एकाग्र, समुचित तरीके से शिक्षा, विश्लेषण, शास्त्रार्थ और उनमें परस्पर व्याख्यान का गुण विकसित करने की जड़ें विकसित की जाती हैं। उसमें शिक्षक को सर्वोच्च स्थान दिया जाता है, जिसके सामने सभी छात्र टोटल सरेंडर करते हैं, यानी पूर्ण समर्पण। पूरा अनुष्ठान एक पवित्र सोच के तहत किया जाता है, जिसका मकसद होता है ऐसा माहौल बनाना जहां पूर्ण प्रेम, आध्यात्म, ध्यान और वैचारिक केंद्रीकरण से उत्प्रेरित हो जाए, ताकि शिक्षक से छात्र के तक के बीच जो बनने वाली ज्ञान गंगा है वो निर्बाध और निष्पाप भाव तक पहुंचती जाए। ऐसी हालत में शोध और अनुसंधान की प्रक्रिया तो खूब विकसित होती है, लेकिन वैमनस्य और शत्रुता का रंच मात्र भी स्थान नहीं हो पाता। शिक्षा के मंदिरों में गुरु और छात्रों के बीच रिश्ते समर्पित, मीठे और जिज्ञासु भाव में निरंतर पुष्पित पल्लवित होते रहते हैं। लेकिन इस रिश्ते में फर्क तब आता है जब ऐसी घटनाएं किसी साजिश का हिस्से की तरह बुनी जाती हैं या फिर ऐसे रिश्तों में जानबूझकर खटास पैदा कर उन्हें जहरीला बनाया जाता है। सामान्य तौर पर पिछले 40-50 बरस पहले तक अगर आप बात करें तो चरण स्पर्श अनुष्ठान का यह पवित्र रिश्ता प्रगाढ़ हुआ करता था। देश में मतदाता आंदोलन छेड़ने वाले और बैंक कर्मियों के प्रमुख नेताओं में से एक प्रखर चिंतक राजीव मोहन ने उस दौर में महानतम नेताओं की अनुशासन, प्रियता और चापलूसी से के विरुद्ध एक नई जंग जैसा माहौल देखा और महसूस किया था। एक बार मोरारजी देसाई को मैंने खुश करने की कोशिश की। वो यहाँ कांग्रेस अधिवेशन हो रहा था लखनऊ में, रविंद्रालय में, सन 69-70 रहा होगा या 70-71, और वो आए हुए थे। तो मैं उनका ऑटोग्राफ लेने, हस्ताक्षर लेने गया। मेरे पास पुस्तक भी थी, मैं नैनीताल बिरला विद्या मंदिर का पढ़ा, तो वो एक पुस्तक रखने का, ऑटोग्राफ का एक आदत होती है। तो उन्होंने हमसे पूछा आपने खादी पहन रखा है? तो मैं सर नहीं पहना है, लेकिन ये जो स्वेटर पहना है, जाड़ों के दिन थे, दिसंबर में ज्यादातर कांग्रेस के सेशन होते थे, तो मैंने कहा ये जो स्वेटर पहना है ये गांधी आश्रम से स्थानीय, गांधी आश्रम हजरतगंज का खरीदा हुआ है, और अंदर जो कुछ मेरा नाड़ा है वो भी खादी का है, क्योंकि गांधी आश्रम से मेरे पिताजी खरीदते थे। तो कहा नहीं, जब आप पूरी खादी पहनेंगे तब होगा। तो मैंने कोशिश की उनका पैर छूने की, लेकिन वो आगे थोड़ा खुश हो जाए, लेकिन वो आगे बढ़ गए और उन्होंने मुझे हस्ताक्षर नहीं दिए, अपने ऑटोग्राफ देने से मना कर दिया। लेकिन उसी दौरान
देश में राजनीतिक अशांति और उसके बाद आए आर्थिक उदारीकरण ने बाकी रिश्तों के साथ ही साथ हमारे समाज के इस महानतम रिश्ते की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। इसमें आग भड़काई नव विकासवादी परंपरा विरोधी और पुराने सारे पुलों सेतुओं अट्टालिकाओं और प्रशांत गहरे समंदरों को भी गंदा कर दिया, तोड़ दिया, फोड़ दिया, नष्ट भ्रष्ट कर दिया और एक अभियान सा खड़ा कर दिया, एक युद्ध सा खड़ा कर दिया। हालत यहां तक बिगड़ चुकी थी कि इंदिरा गांधी का एक जो अराजक और उद्दंड पुत्र था संजय गांधी और उसके उसी चरित्र वाले दो चार अन्य दोस्तों ने पूरे देश में एक तांडव जैसी स्थिति पैदा कर दी और पूरे देश को असंतोष की कगार तक पहुंचा दिया। जानकार बताते हैं कि आपातकाल के दौरान उसके बाद इंदिरा गांधी के दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद से संजय गिरोह ने जमकर बनबर्जी की। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कांग्रेस में नारायण दत्त तिवारी जैसे दिग्गज नेता भी संजय गांधी की चप्पलों को उठाते थे और ऐसा करने में उन्हें लज्जा या ग्लानि नहीं होती थी, बल्कि वे अपने इस कृत्य का सार्वजनिक प्रदर्शन करने में गर्व की अनुभूति करते थे क्योंकि उसका मूल्य वो काफी मिल जाता था दत्त तिवारी जैसे लोगों को। तो नतीजा यह हुआ कि चरण स्पर्श की परंपरा जिस विश्वविद्यालयों में पनपी वह शिक्षालयों में ही उनकी कब्र बनने शुरू हो गई। क्या इससे भी ज्यादा शर्मनाक हो सकता है कि लखनऊ पब्लिक स्कूल का मालिक शिक्षा माफिया बन जाए और अपने ही पार्टनर व्यवसाय के भागीदार की हत्या कर डाले। हैरत की बात तो यह है कि इस स्कूल की करीब दर्जन भर शाखाएं लखनऊ और आसपास के जिलों में चल रही हैं। इस कॉलेज के मालिक है एसपी सिंह को अपने भागीदार की हत्या के आरोप में हाई कोर्ट तक आजीवन कारावास की सजा मिली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे तकनीकी आधार पर बरी कर दिया। लेकिन इसी बीच एसपी सिंह विधान परिषद का दो बार सदस्य यानी एमएलसी बन गया। जवाब टेक्नोलॉजी ये देखिए कि उसके जेल जाने के बाद उसकी पत्नी भी एमएलसी बन गई। भगत सिंह की सहयोगी रही हैं दुर्गा भाभी ने लखनऊ मॉन्टेसरी स्कूल कॉलेज की स्थापना शिक्षा के उच्चतम शैक्षिक मूल्यों के लिए की थी। उसी कॉलेज पर उसी दिन कब्जा होने की साजिश बुनने लगी जब दुर्गा भाभी का देहांत हो गया। यह हाल लखनऊ के रामादीन कॉलेज का है जिसके प्रबंधक पर एक सभासद अशोक आजाद की हत्या ही नहीं बल्कि उस कॉलेज को मैरिज लॉन की तरह तब्दील करने का आरोप है। यह सारे विवाद चरण स्पर्श और संपत्ति को लेकर बोई गई जहरीली साजिशों का ही तो अंजाम था। तो अब सुनिए चरण स्पर्श परंपरा से जुड़ा एक रोचक किस्सा जो एक प्रबुद्ध वैचारिक और व्यावसायिक शख्सियत हसन उस्मानी ने सुनाया है। उस्मानी ने किस्सा बताया कि एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वे अपने कई मित्रों के साथ जा रहे थे एक सेमिनार पर। उसमें एक ने पूरे रास्ते में अपने उच्चाधिकारी की निंदा का भंडार खोल दिया, पिटारा खोल दिया। करीब 1.5 घंटे की कार यात्रा में अपने अधिकारी के प्रति निंदा, भर्त्सना, गाली, लानत का दौर वो चलाता रहा। लेकिन जैसे ही वे लोग कार्यस्थल पर पहुंचे तो पाया कि उच्च अधिकारी भी वहां मौजूद है। यह देखते ही उस मित्र ने उस उच्चाधिकारी के पांव पकड़ लिए, जमीन पर साष्टांग चरण स्पर्श कर लिया और यह भी हट किया कि जब तक वह उच्चाधिकारी उसके सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद नहीं देगा वह उस अधिकारी का पैर नहीं छुएंगे। उस भक्त कर्मचारी की इस हरकत से वह अधिकारी गदगद हो गया और उससे बड़े प्रेम से उसने उठाकर अपने गले से लगाया और बाकी खड़े जितने लोग वहां मौजूद थे उनके सामने उसकी भूरी प्रशंसा करने लगे। हालत भरत मिलाप जैसी हो गई। अभिनयशीलता की सारी सीमाएं पार करते हुए उस चापलूस ने अपनी आंखों से अश्रुधार तक प्रवाहित कर डाली। अब आप खुद सोचिए कि इस चरण स्पर्श कांड में कौन शातिर और कौन मूर्ख है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं हृदयानंद दीक्षित जी। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो दीक्षित जी की विद्वता और उनकी व्यक्तित्व का लोहा न मानता हो और पूरे सम्मान के साथ उनका चरण स्पर्श न करता हो। मेरी बात दीगर है। मैं केवल 3 सरकारी अफसरों का ही पैक्ष होता हूं जो अब से पूरी तरह सेवानिवृत्त हो चुके हैं। एक तो है मेरे सगे बड़े भाई श्री आरतीबान त्रिपाठी जिन्होंने सूचना विभाग के उप निदेशक पद से समय पूर्व रिटायरमेंट ले लिया। दूसरी है उनकी पत्नी यानी मेरी बड़ी भाभी श्रीमती
डॉक्टर ज्योत्सना त्रिपाठी, जो माध्यमिक शिक्षा विभाग में अपर निदेशक पद से सेवानिवृत्त हो गई। और तीसरे हैं बड़े भाई के समान देवेंद्र नाथ दुबे, जो इलाहाबाद में मंडलायुक्त के साथ ही साथ आईएएस लॉबी में काफी धकल रखते थे। तो ये किस्सा करीब 10 बरस पहले का है, जब मैं महुआ न्यूज चैनल का यूपी ब्यूरो प्रमुख हुआ करता था। राजनीति में मैं दीक्षित जी से ज्यादा किसी को भी प्रखर नहीं मानता, तो तब अक्सर दीक्षित जी के मकान पर आलमबाग में मैं चला जाता था, डिस्कशन होता था। तब वे आज की तरह बहुत व्यस्त नहीं रहते थे, बल्कि एमएलसी होने के बावजूद कांक्षिता खलिहरी बैठा हुआ करते थे। एक दिन दीक्षित जी ने मुझे यूपी के एक अफसर के बारे में अपनी नाराजगी जताते हुए एक किस्सा सुना दिया। यह किस्सा उस वक्त का था जब दीक्षित जी सत्ता में थे। बोले कि यह अफसर लखनऊ का एडीएम हुआ करता था और उसी दौर में वह एक गंभीर संकट में आ गया। उन्होंने बताया कि वो अफसर उनके घर आया और दीक्षित जी का चरण स्पर्श किया उसने, फिर बुरी तरह गिड़गिड़ाते हुए अपनी दिक्कत बताई और यह भी बताया कि अगर दीक्षित जी उसकी मदद नहीं करेंगे तो वह बड़े संकट में फंस जाएगा। दीक्षित जी पिघल गए और उन्होंने उसे आश्वस्त किया कि वह उसके इस आड़े वक्त में उसकी मदद जरूर करेंगे, और उन्होंने किया भी। और उसी दौरान उस अफसर ने वायदा भी किया दीक्षित जी से कि जीवन में कभी कोई जरूरत हुई तो दीक्षित जी के पास वो फौरन पहुंच जाएगा। बातचीत के दौरान दीक्षित जी ने मुझे बताया कि सत्ता से हटते ही उस अफसर ने दीक्षित जी और की से झांकना तक बंद कर दिया। जाहिर है कि यह घटना सुनाते वक्त दीक्षित जी बेहद आहत थे। कहने की जरूरत नहीं कि हृदय दीक्षित जी प्रकांड विद्वान हैं। उत्तराखंड से लेकर यूपी और दिल्ली तक की सत्ता में बड़े ओहदों पर जमे रहे कई कुख्यात दिग्गज नेताओं ने शुरुआत में तो कई बड़े बड़े झंडे फहराए, लेकिन बाद में वे अनैतिक नीचता की सारी सीमाओं को तोड़ गए। माध्यम बनी चरण स्पर्श कला, जिसने उनका धर्म भ्रष्ट कर दिया और फिर हमेशा हमेशा के लिए वे अनैतिकता के गहरे दलदल में फंस गए। जिस शिष्टता और स्वच्छता का दावा वे पहले किया करते थे, वे उसी गड्ढे में धड़ाम से जा गिरे। चाहे वह अकूत रकम जुटाने का मामला रहा हो या फिर औरतों की भीड़ में कन्हैया बनने का, कंचन और काया। जी हाँ, तो नतीजा यह हुआ कि ऐसे नेताओं का चरित्र बेहद काला और जहरीला बन गया। पूरा समाज उन पर थूकने लगा, आज तक थूकता है। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल यह है कि इसमें दोष किसका दिया जाए, अपराधी किसे माना जाए? उन्हें दिया जाए जिन्होंने अपने ओछे, घटिया और बेईमानी के लक्ष्य को साधने के लिए समाज में स्थापित स्वस्थ व चरित्रवान लोगों का चरण स्पर्श कर उनका धर्म नष्ट कर दिया, या फिर उन साफ सुथरे लोगों को जिम्मेदार माना जाए जिन्होंने यथार्थ और चापलूसी में सर्वांग लिथड़े लोगों के षड्यंत्रों का अंतर ही नहीं समझा। बेईमान व्यक्ति अगर बेईमानी पर आबादा हो तो यह उसका धंधा है, उसकी प्रक्रिया होती है, उसकी सफलता होती है, क्रियाविधि होती है, वो करता रहता है। लेकिन एक राजनीतिज्ञ, एक गुरु और समाज के जिम्मेदार वर्ग से जुड़ा हुआ एक प्रबुद्ध व्यक्ति अगर ऐसे घटिया धंधाबाजों की चालों को नहीं पहचान पाया तो उसका असली दोष किस पर थोपा जाए? खैर, यह वक्त है कि हम देख लें, समझ लें और मान लें कि आपका चरण लपक कर छूने वाले में लालयित व्यक्ति का चरित्र क्या है। इसका आकलन ऐसे व्यक्ति का आचरण से पता चलता है, उसके हाव भाव से पता चलता है, उसकी बातचीत से भी काफी कुछ पहचाना जा सकता है, बशर्ते आप उसकी छल्लेदार बातचीत, उसके ऊंचे दावे दिलासे यानी आश्वासन, उसकी मुस्कान, उसकी मोहक अदा और उसकी मारक कमर यानी जलेबी पर पड़ी चाशनी के तारों में न उलझ जाए। और अगर आप चरण स्पर्श कला मर्मज्ञ लोग वालों के ऐसे ललचाते झंझावातों में फंस गए तो समझ लीजिए कि आपका सर्वनाश आपके दरवाजे पर कॉल बेल बजाते हुए उस यमराज की तरह पधार चुका है, जिसके वाहन भैंसा का डुकारने की आवाजें ही आपके हलक को सुखा देंगी, प्राण निकाल देंगी। लेकिन एक बात और, दुर्भाग्य यह भी है कि अक्सर यही चरण स्पर्श कला उन वास्तविक संकल्प योगी, सन्यासी, तपस्वी और महानतम संत जैसे लोगों पर बेहद भारी पड़ जाती हैं, जो आजीवन ऐसी कला के लंपट बाजीगरों को अपने से दूरी बनाए रखते हैं। मगर इसके बावजूद इस चरण स्पर्श कला के ओछे षड्यंत्रकारी और हत्यारी प्रवृत्ति के मर्मज्ञ लोग अपनी घिनौनी रणनीति के फंदों में तपस्वी के आसपास पहुंच ही जाते हैं।
ऐसी हालत में घृणा, पाप, धूर्तता और निकृष्टता की सर्वनाशी सोच तब अचानक ही ऐसे संतों और तपस्वियों पर गजग्राह बनकर टूट पड़ती है, और यकीन मानिए कि तब गजेंद्र मोक्ष भी गज को बचाने के लिए सामने नहीं आ पाता। वजह है कि उस संत की मौत के लिए चरण स्पर्श कला का मदारी अपनी चाल चला चुका होता है, और तब उस संत को कोई बचा नहीं पाता। वजह यह कि ऐसी हालत में वहां मौजूद हजारों लोग भी उस संत की मौत के ठीक पहले तक भी उस मदारी की चरण स्पर्श कला के जादू को समझ नहीं पाते हैं। वहां मौजूद जन समुद्र उस मदारी की चरण स्पर्श क्रिया को मदारी के अंतस प्रेम की खिलौने के तौर पर वहां लोग देख लेते हैं और उसे सहज ही समझते हैं। प्रेम के आवेग के तौर पे देखते हैं, आस्था के आवेग के तौर पे लेते हैं। लेकिन जब तक कोई समझ पाए, घृणा के मदारी की पिस्तौल से निकली गोलियां ऐसे महान संत के सीने में धंसकर उसका प्रांत कर चुकी होती हैं। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते बापूजी। भाई साहब, बापूजी को प्रार्थना सभा के लिए पहले से ही देर। अरे हे राम। तो अगली बार फिर किसी दूसरे मसले पर, किसी दूसरे लोगों के साथ और किसी दूसरे माहौल पर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुलत्ती के लिए कुमार स्वामी को इजाजत दीजिए। आपसे गुजारिश सिर्फ इतनी है कि अगर आपको हमारा चैनल और उसका कंटेंट पसंद है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों को बताइए कि दुलत्ती ऐसे लगाई जाती है। नमस्कार।